चलो यूनिट्स ऑफ केसी। फटाफट बेटा जल्दी। और कोई है बात? क्या कर क्या रहे हो डिस्कस? अरे सर कर क्या रहे बेटा वो? ये सब नहीं आना चाहिए। यूनिट्स ऑफ केसी। देखो केसी का यूनिट्स कैसे निकालते आओ। अरे बोलेंगे कि एक और बचा। काउंटिंग नहीं आती, 4 आए तो 2 ही, एक ही बचा ना। वैसे तक हमने पहले काउंट नहीं किया और भी आएगा भाई। नहीं रोशनी और क्या है उधर? क्या पुष्पा लगी है क्या? उधर है क्या है? अरे वॉशरूम में 5 लोग ग्रुप बना के कैसे कर सकते हैं? एक साथ जाएगा ताकि आपको तकलीफ नहीं पड़े, बार-बार रुकना नहीं पड़े। N2 gas plus 3H2 gas reversible to 2 moles of ammonia which is gas। देखो कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है how to write the equilibrium constant। Kc is equal to बोलो Constant concentration raised to power 2 upon H2 का concentration raised to power 1 H2 का concentration raised to power 1। तो यहाँ पे आएगा नंदेदन Kc is equals to मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। कितने लोगों को समझा है क्या तरीका? मेरे को पता ब्रैकेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लीटर में लिया, नंबर ऑफ मोल्स को मोल और स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा बोलना? मोल पर लीटर। यहाँ पे क्या आएगा? मोल पर लीटर का क्यूब। बराबर ना? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आओ तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से Kc is equal to 1 upon मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 2 है ना? तो फिर फाइनली हमारा Kc is equals to मोल रेज़ टू -2 और लीटर रेज़ टू +2। ये कितने लोगों को समझा जाएगा? है ना? इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर रेज़ टू पावर -2। तो ये मोल को -2 और लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो सीधा सीधा वैल्यू निकालेगा लीटर प्लस 2। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम का यूनिट निकालते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए आपको दिया है तो यूनिट, तो हाँ कहीं पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ध्यान से देख, जैसे फॉर एग्जांपल तो क्या आया H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल टू 2HI गैस। तो अगर किसी का भी डेल्टा Ng का वैल्यू ना क्या होता है? Np माइनस Nr, याद है ना? तो हम लोग लेंगे कैसा? ये 2 - 2 बोले तो 0। तो अगर किसी का डेल्टा Ng का वैल्यू 0 आता है ना तो उसकी Kc की वैल्यू है ना हमेशा यूनिट लेस होगी। आप करके देखो ना। अब जरा अप्लाई करके देखते हैं Kc इक्वल टू क्या है? Hi रेज़ टू पावर 2 अपॉन क्या जाएगा बेटा? H2 रेज़ टू पावर 1 और I2 रेज़ टू पावर 1। मुझे बता Hi क्या है? मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 2 अपॉन नीचे क्या आएगा बोल? मोल लीटर रेज़ टू पावर 1 और यहाँ पे मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1। ये सब कैंसिल, तो ये प्लस आएगा। अरे बस अपने को ध्यान रखना है कि अगर हमारा डेल्टा H का वैल्यू 0 आता है तो डेफिनेटली यूनिट लेस होगा, और अगर ग्रेटर देन या और कुछ पॉसिबिलिटीज है तो उस केसेस में डेफिनेटली वो आने वाला है कोई ना कोई यूनिट आने। हर केमिकल इक्वेशन के लिए अलग होंगे यूनिट्स। हाँ, हर केमिकल इक्वेशन के लिए यूनिट अलग होगी, बट अगर गैसेस होगा तो ही यूनिट निकालना है, अदरवाइज यूनिट नहीं निकालना। सॉलिड लिक्विड रहेगा तो उसका हम लोग यूनिट नहीं लेंगे। उसमें डेरिवेशन 3 मार्क्स से आएगा, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये 12th का बोर्ड होने वाला है, पता नहीं किया नहीं कि नहीं। अब यहाँ से वहाँ से देखेंगे ना, बोलेंगे ये सर वही करा है, ये तो कराया थे साल पहले था।
तभी पढ़ना चाहिए था। ओके ध्यान तो इधर ऑस्ट्रेल डाइल्यूशन सिंपल है, ध्यान से। सबसे पहली बात है ना, ऑस्ट्रेल डाइल्यूशन लॉ के बारे में कुछ चीजें को ध्यान रखिए। इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली वैलिड, ऐसा लिखते हैं वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन से इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी जरा पहले ना इधर दो चीजें समझ लें। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? द सब्सटेंसेस व्हिच आर डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम एंड फ्रेगमेंट इनटू आयंस। ऐसा कोई भी चीज जिसको आप किसी भी एक्वस मीडियम में डालो और वो आयंस में चेंज हो तो 100% वो इलेक्ट्रोलाइट है। एग्जांपल HCl, NaCl, KCl, KOH, NaOH, जितने भी कंपाउंड जिनको पानी में डालते ही वो आयंस में जाएंगे उसको हम लोग आज के बाद क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। अब सवाल ये आता है सर वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे क्या है? वीक का मतलब क्या? तो वीक का मतलब ऐसा होता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन से, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। जैसे मैं तेरे को पूछूं कि HCl इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग, आंसर इज स्ट्रांग, क्योंकि वो स्ट्रांग एसिड है तो उसका काम है पूरा H+ लूज करना, वो दोबारा H+ लेने वाला नहीं। लेकिन मैं तेरे को बोलूं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो वो H+ देगा भी और जरूरत पड़ी तो वो लेगा भी। तो सबसे पहले इट इज ओनली वैलिड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हाँ बोल सकता है पार्शियली डिसोसिएट, बरोबर है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे। अगर मैं लेट्स कंसीडर वीक एसिड, लेट्स कंसीडर व्हिच एसिड? वीक एसिड। कौन सा एसिड ले रहे हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। लेट्स से हमने लिया CH3, नहीं गलत हो जाएगा, थोड़ा सा इधर से लिखना पड़ेगा। CH3 COOH रिवर्सिबल टू। क्यों रिवर्सिबल लगा है? क्योंकि वीक है, वीक है तो 100% टूटेगा नहीं। कभी भी ध्यान रखना वीक चीजें कितना परसेंट डिसोसिएट होती है? 0.05%। और स्ट्रॉन्ग चीजें कितना परसेंट डिसोसिएट होती है? 100%। व्हाट वी गेट? CH3 COO माइनस क्या आ जाएगा? AQ प्लस H+ इधर भी क्या आएगा? AQ। समझा ना? मतलब मैंने इसको पानी में डाला तो ये मेरे को कुछ इस तरीके का देगा। अब जरा ध्यान से देखो, T = 0 मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1, तो इसका कितना होगा? 0 0। इधर तक तो कोई डाउट नहीं। When we go for the T = T, मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे सब कुछ हो चुका है, तो मुझे बता इसमें से कुछ तो कम हुआ, कितना कम हुआ नहीं पता, तो अल्फा कम हुआ। कितना कम हुआ? अल्फा कम। अल्फा को हम लोग बोलते हैं DOD। DOD म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मैंने 5 ग्राम NaCl लिया इन 100 ml वाटर, लेकिन उस 5 ग्राम NaCl में से 3 ही ग्राम डिसोसिएट हुआ, तो 3 ग्राम मेरा क्या होगा? DOD होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना डाला, कितने में और कितना डिसोसिएट, कितना डाला कितने में कितना डिसोसिएट हुआ इज नोन एज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मुझे बता 1 में से कितना कम हुआ? अल्फा। अच्छा जितना इधर कम होगा उतना इधर पे बढ़ेगा। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट? कंसंट्रेशन, नॉट इन नंबर ऑफ मोल्स। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला तो हम सबको पता है, क्या था? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 माइनस अल्फा, वॉल्यूम कितना है? V। यहाँ पे कितना है? अल्फा अपॉन V। यहाँ पे कितना है? अल्फा अपॉन V। इधर तक कोई डाउट है? ये तो पक्का समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? राइट the dissociation, write the dissociation constant for above acid, for above reaction, ऐसा लिखो above reaction। तो मुझे एक बात बता, मैंने यहाँ पे लिखा K, क्या लिखा? K। अब तक मैं C लगाता था, क्यों? क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट? एसिड। तो इधर पे क्या आ जाएगा? Ka आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड इज इक्वल्स टू, सेम फंडा है, क्या आएगा बोलो? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब CH3 COO माइनस, आगे बोलो H+ का कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा बेटा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन CH3 COO। यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। Ka इज इक्वल्स टू, सर एसिड का आयन का कितना है? अल्फा बाय V। कितना है? अल्फा बाय V। इधर कितना है? अल्फा बाय V अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय V। यस और नो? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? Ka इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर V स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय V। V से V मर जाएगा। गलती हो गई बेटा, समझ जरा खाना को, गलती हो गई जोश में थोड़ा सा। K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन
1 माइनस अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर हाँ। k is equals to alpha square upon b square 1 minus alpha by b। अच्छा सुनो, तुमको पता है ना ऐसा होता है तो अंदर अंदर बाहर बाहर, ऐसा हुआ तो अंदर अंदर बाहर बाहर, तो b से b मर जाएगा। अब जैसे ही b से b मरेगा तो बचा क्या, तो ये आएगा k a, क्या आ जाएगा k a is equals to, बोलो 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 बोलो, अल्फा इंटू यहाँ पर। अब सुनो, we know that the number of moles of acetic acid is 1 in v लीटर वॉल्यूम, है ना? कितना लीटर वॉल्यूम है? v लीटर वॉल्यूम। अच्छा मुझे एक बात बता, तो मुझे अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है? 1 अपॉन वॉल्यूम नहीं पता, मतलब v, तो 1 by v मेरा क्या होगा? c। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Ka is equals to अल्फा स्क्वायर इनटू c अपॉन 1 माइनस अल्फा। अरे हाँ यार, जरा चेक करके देखो, ये समझा कि नहीं समझा? मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 है। मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 है। और वॉल्यूम कितना है? v है। तो 1 by v क्या होगा? c। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 था, अरे हाँ है ना, तो 1 अपॉन v मेरा c हो गया, तो c को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर इनटू c आ गया। इसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ लाइन जाएगी, सब कुछ बाकी सब कुछ सेम रहेगा इधर। हाँ, अब इधर ध्यान से। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बना? हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन गया? हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है बेटा कि हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है Ka is equals to अल्फा स्क्वायर इनटू c अपॉन 1 माइनस, but we know that acetic acid एक weak acid, acetic acid weak acid, hence degree of dissociation DOD, क्या DOD is how much percent? 0.05%। अब मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ, उसका दिमाग लगा के जवाब। मेरा था 1 माइनस अल्फा और मेरा इनिशियल मोल कितना था? 1 का 0.05% कितना? अबे निकालो मत, 1 का 0.05% सर, इतनी छोटी वैल्यू, बहुत बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू, ऑलमोस्ट 1 का 0.05% निकल के देखो, 0.05/100। अबे हम क्या इधर पे मैथमेटिशियन लेक्चर चल रहा है कि तो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि 1 का अगर 1 में से 0.05% निकाले तो वो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू, और उतना अगर 1 में से निकाला तो 1 को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या मैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब हाँ अप्रोक्सीमेटली नहीं, 101% 1 नहीं आएगा। तुम निकाल के देखो, इतनी छोटी वैल्यू निकलेगी कि वो वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो मेरा Ka का क्या बनेगा फॉर्मूला? Ka is equals to अल्फा स्क्वायर इनटू c। अरे बात समझ में आई? अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को थोड़ा दाएं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को थोड़ा बात उसको दबाना पड़ता है, बोल गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ka अपॉन क्या है बेटा? c। अरे हाँ है ना? अब मेरे को एक बात बता, अगर अल्फा को इधर से हटाया तो स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन c। अरे हाँ है ना? और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू v। ये कितने लोगों को समझा है? अगर मेरा 1 by c v हो सकता है तो हमारा 1 by v c भी हो सकता है। तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन k अपॉन कितना आएगा? c, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन k इंटू v। अब वो डिपेंड करता है एग्जाम में, अगर उसने c दिया है तो ये वाला निकालेंगे, v दिया है तो ये वाला निकालेंगे, दोनों नहीं दिया तो हम लोग कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में देखते हैं, बराबर ना? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो ये सारा सिनेरियो देखने के बाद ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का डेफिनेशन क्या है सर?
ये सारा सिनेरियो देखने के बाद ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का डेफिनेशन क्या बना सकते हो तुम लोग बोलो जरा। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का डेरिवेशन डेफिनेशन क्या बनाएंगे बोलो। तो जरा ध्यान से देख, इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया DDOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। के हमको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एसिड, बराबर है। और B इज वाज बेटा इट्स अ वॉल्यूम। सेम है सर, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। बाकी सबके बारे में हमको ऑलरेडी पता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना? ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज directly proportional to square root of its what volume। अरे हाँ है ना, directly proportional to square root of its volume और inversely proportional to square root of its concentration। समझ में आ रहा है बात? तो ये हमारा ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का डेफिनेशन होता है। आप चाहो उसको एग्जाम में पहले लिखो बाद में लिखो, मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहीं से अपने को वो ब्रीफ मिल जाता है, तो इसीलिए। और यही डेफिनेशन सबसे पहली बात, वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट में ही लगेगा, बाकी किसी में लगने वाला नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात है। जैसे मैं तुमको एक सवाल दूं, मान लो ये सवाल आ गया तुमको, अब आप मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन दी फॉलोइंग where the Ostwald dilution law valid। इनमें से किसमें, देखो जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान देना इधर। मान लो मैंने तेरे सामने लिया HCl plus NaOH, give you what? NaCl plus water। एक ये रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन आपको दे रहा है कार्बन प्लस O2, give you कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, तेरे को पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ निकलेगा, एनर्जी है ना। मान लो आपको किसी ने दे दिया NH4, थोड़ा और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया NaCl, अब इसको डिसोसिएट किया तो इट विल गिव यू व्हाट? Na प्लस प्लस Cl माइनस। और अगर मैंने आपके सामने ले लिया कुछ याद आया, H4Cl, अब आपको बताना है कि इनमें से किधर ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा। तो देखो पहले वाले में ये भी स्ट्रॉन्ग, तो बनने वाला प्रोडक्ट 100% स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो ये कंबशन रिएक्शन है, वैसे भी नहीं लगेगा। यहाँ NaCl, अब मेरे को एक बात बता, NaCl बना कैसे होगा, जरा दिमाग लगा। सर सिंपल है, ऊपर लिखा है तो इसका मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्ट्रॉन्ग। अगर मेरा एसिड और बेस में से कोई एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो मेरा बनने वाला प्रोडक्ट भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। अरे बात समझ में, देखो 4 तरीके से होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव यू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव यू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव यू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। वीक एसिड प्लस वीक बेस ऑलवेज गिव यू वीक सॉल्ट। अरे बात समझ, यही 4 मतलब हर केसेस में हमारा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, एक्सेप्शन सिर्फ ये लास्ट वाले में है, अगर दोनों वीक है तो करने वाला प्रोडक्ट वीक। अब जरा देखो NH4Cl कैसे बना होगा। NH4Cl तो HCl लिया होगा और NH4OH लिया होगा, तो ये आएगा NH4Cl प्लस H2। अब जरा ध्यान, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? वीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो ये भी स्ट्रॉन्ग, मतलब इन चारों में से कोई भी करेक्ट आंसर। अरे बस समझ में आ रहा है ना, वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे निकल रहे। हालांकि आयोनिक पढ़ेंगे तो इसका अलग फार्मूला होता है निकालने, पर फिलहाल अभी हो जाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जितना जरूरत था बस उतना बताया। कॉपी करो बेटा, इधर था बहुत पीछे सर। बहुत पीछे से
पहले ध्यान से देखो निकालना क्या है। तो सबसे पहले डेटा दिया हुआ है मेरे हिसाब से डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है कि which is 1.8 into 10 की पावर माइनस इतना क्लियर। मेरे हिसाब से कंसंट्रेशन भी दिया है 0.1 बोला। अरे हाँ ना? और कुछ दिया है क्या कोई वैल्यू नहीं? टेम्परेचर दिया इधर भी लेके जा टेम्परेचर इधर का इस्तेमाल करेंगे। फाइंड आउट क्या करना है? डीओडी बोले तो अल्फा ये चाहिए। और अपने को बोल रहा है कि भाई कंसंट्रेशन बताओ H3O प्लस का। ये अपने को दो चीज चाहिए बराबर। सबसे पहले काम क्या करना है ध्यान से देख कैसा कर रहा हूँ मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही करना है। एसिडिक एसिड है उसको मैंने पानी के साथ रिएक्ट किया तो होगा क्या? ये इसको ले लेगा जो देता है वो एसिड और जो लेता है वो बेस। मतलब यहाँ पे वाटर बेस का काम कर रहा है। इतना क्लियर? क्या प्रोडक्ट बनेगा बोल फटाक से? H3O प्लस प्लस बोलो 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 CH3COO माइनस। मान लेते हैं कि ये C मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या होगा? ये C तो 0 0 कहाँ पे? T इक्वल्स टू T पे C में से कितना गया? C अल्फा गया। अब तू बोलेगा सर आपने पहले 1 लिया था 1 माइनस अल्फा। जरा समझना मैंने क्या लिया था। ये 1 था तो मैंने यहाँ से 1 माइनस गलत 1 अल्फा निकाला था मैंने। तो 1 था इसलिए मैंने लिखा नहीं था। बात समझ रहे हैं? जितना मोल होता है उतना ही मोल निकलेगा ना। बात समझा? तो इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे C लिया तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? C अल्फा। अभी तो मेरे को C लिखना पड़ेगा ना। समझा नहीं? नहीं समझा? फिर से समझा। तो यहाँ पे क्या आएगा? C अल्फा इतना क्लियर? अब मेरे को निकालना क्या है? मुझे क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो मिलेगा क्या? देखते हैं। अल्फा का क्या है फॉर्मूला? Ka अपॉन C। तो यहाँ पे Ka हमको पता है which is 1.8 into 10 की पावर माइनस 5 और ये 1 into 10 की पावर माइनस 1। समझ गए ना? तो -1 को ऊपर फेंकेगा तो +1 तो बच गया 10 की पावर -4। तो ये आ गया अपना अंडर रूट ऑफ 18 into 10 की पावर -5। अरे है ना? अरे ये ऊपर गया तो -4 तो ये 1.8 था ना? इतना अभी अब रुको कंट्रोल समझ गया ना? हाँ इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। बताता हूँ कैसे निकालते वो भी बताता हूँ। आते हैं उस मुद्दे पे भी आते हैं। इधर से हमको मिल जाएगा अल्फा, यहाँ से हमको आ जाएगा अल्फा बराबर। अब मेरे को चाहिए क्या? हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोनियम आयन क्या है? C अल्फा है। समझ बात को? तो मैं लिखूंगा H3O प्लस इज इक्वल्स टू C अल्फा। मुझे अल्फा मिल चुका है, C मेरे पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए। चलो पहले खुद से ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। लॉग बुक निकाल लेना खाली, जल्दी ट्राई करो बस। क्या चिट बना रही है? सीधा सा दिखा तो मेरे को लगा कि मतलब बोर्ड की तैयारी आज से ही शुरू हो। रोज थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब जाके पूरा चैप्टर आएगा। क्या हुआ? अरे यार ये दम घुट रहा है। 5 मिनट के लिए चालू कर बेटा, सिर्फ 5 मिनट। ये वाला दोनों चालू कर दे, हवा अंदर इसके बाद भी नहीं है। इसके बाद भी नहीं मैं ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। बोल बेटा बोल।
ये शुरू करते हैं केवी कितना दिया है 1.76 1.76 into 10 की power पावर -5 ठीक है आगे बढ़े हाँ concentration 0.01 वन चलो देवी याद है 1 into 10 की पावर -2 बोला बराबर ओए बराबर है कैलकुलेट क्या करना है बेटा मेरे हिसाब से अल्फा निकालना है तो ये और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इज इक्वल्स टू Kb अपॉन C आएगा कितने लोगों ने K लिखा पहले तो ये चेक कर लो Kb आएगा भाई क्योंकि बेस के लिए है कितना था 1.76 10 की पावर माइनस अपॉन 1 into 10 की पावर -2 तो अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.6 into 10 की पावर ये ऊपर गया तो कितना -4 आएगा बेटा तो ये आया 10 की पावर ओह सॉरी मैं तो भूल गया था मैं तो भावना में भूल हाँ दीदी अरे इधर दीदियों को समझाना है तुम लोग तो छोटा नहीं बोलेगी मैंने पूछा था ध्यान से सॉरी गलती हो गई तो बोल तो सही हाँ केबी की वैल्यू है तेरे पास सी तेरे को पता है वैल्यू डाला ध्यान से देख नहीं आता है कुछ तो ऐसा कर सकते हैं इधर क्या है 1.76 into ये 10 की पावर -5 था इसको ऊपर फेंका तो +2 5 में से दोगे तो कितना बचेगा 3 तो 10 की पावर आ गया -3 क्योंकि अब ऐसे तो इसको थोड़ा सा और कर इसको ये ले ले तो ये हो जाएगा 17.6 तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस बराबर है इसमें से 10 की पावर -2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट अब 17.6 का देख क्या देखना है वेरी गुड तो स्क्वायर रूट में आ जाओ बहुत अच्छा सवाल है क्या देखिए अरे हाँ वैल्यू दे दिए 4.195 समझा ये तुझे अल्फा है अब तुझे क्या अच्छा कौन सा है बोला था कौन सा एसिड बोला एसिड कौन सा NH4 क्वेश्चन क्या बोला था ठीक है एक्चुअली ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वही लिख हम समझ गए थे समझा गलती हो गई यार समझ गए ये C0 C माइनस C अल्फा तो C अल्फा और C अल्फा तो तुझे चाहिए क्या OH माइनस तो कैसे निकालेगी OH माइनस इज इक्वल्स टू C इनटू अल्फा अल्फा कितना है तेरा और अल्फा C कितना दिया है 10 की पावर -2 वैल्यू कितनी है 4.195 into 10 की पावर माइनस आगे बढ़े लिख लो फटाफट जल्दी अरे ये मोनो बेसिक एसिड होस्ट pOH 11.2 0.2 वाला सी पहले खुद से ट्राई करो नहीं आता तो मैं बताता हूं यहां देखिए हमें pOH दिया है 11.2 हमें मोलर कंसंट्रेशन दिया है कितना बेटा 2 into 10 की पावर -2 मोलर देखो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे कर रहा है इतना खाली पकड़ोगे ना तो सब चीजें हो जाएगी ध्यान से सबसे पहले अपने को करना क्या है वीक मोनोबेसिक एसिड पहले तो इसका मतलब समझ वीक मोनोबेसिक एसिड इसका मतलब समझ तो वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब मेरे पास कोई तो एक वीक एसिड है क्या है वीक एसिड देखो मोनोबेसिक एसिड इसका मतलब समझो जरा जैसे मैं तेरे को बोलूं H3PO4 करके कंपाउंड है मेरे पास ध्यान दे इधर H3PO4 इसको मैंने ब्रेक डाउन किया तो क्या देगा
3H प्लस प्लस PO4 3 क्या ये एसिड है? आंसर इज यस। लेकिन कौन सा एसिड है? ये कौन सा एसिड है? तो ये ट्राई बेसिक एसिड है। क्या है? ट्राई बेसिक। बेसिक मतलब क्या? वो कितना H प्लस दे पाएगा? तो कितना H प्लस दे पाएगा? 3। इसलिए हम लोग उसको ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं क्योंकि ये 3 बार दे सकता है H प्लस। अब तो बोलोगे सर इसको ट्राई एसिडिक एसिड बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जो H प्लस देगा वो बेसिक नेचर का होता है और जो H प्लस लेता है वो एसिडिक नेचर का होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं तेरे को बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन बताओ मुझे क्या है? नहीं मालूम, जाने मान ले नहीं मालूम है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मालूम, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मालूम, तो मैंने तेरे को एक शॉर्टकट दिया था भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अरे हाँ ना, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये पढ़ा था। वही सेम कांसेप्ट इधर लगाना है। जो एसिड होता है नेचर उसका बेसिक होता है और जो बेसिक होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। नेचर का मतलब वो तुम लिटमस पेपर से जो निकालते थे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो तुम लोग बोलो सर अगर एसिड कंपोनेंट में ब्लू डाल दिया रेड हो गया तो क्या वो एसिडिक? वैसा नेचर की बात नहीं कर रहा। तो तेरे को ध्यान रखना है वो बोल रहा है वीक मोनो, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लास्ट वाला। वो एसिड बोल रहा है मतलब मैंने एक एसिड लिया। अच्छा मुझे बता कि इस एसिड को अगर मैं तोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे? H प्लस A माइनस, अरे हाँ यार, मुझे इसका कितना है C, तो इसका कितना है 0 0, इसका कितना है C माइनस C अल्फा। C अल्फा मेसी C के मतलब अल्फा समझा? C अल्फा C। अब मेरे को एक बात बता, सिंपल सी बात है, मेरे पास है क्या? तो POH कितना दिया? 11.2। अब मुझे इधर चाहिए किसका? H प्लस का कंसंट्रेशन 14 माइनस 11. हाँ, तो वेरी गुड। तो पहला क्या आ जाएगा? pH प्लस POH इज इक्वल्स टू कितना? 14। तो pH कितना आ जाएगा? 14 माइनस 11.2 मेरे हिसाब से 2.8 है। ये रहोगे। अभी हमने से pH निकाला, अब हमको चाहिए H प्लस का कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला याद है? माइनस लॉग ऑफ टू द बेस 10 क्या आएगा? H प्लस। तो यहाँ से H प्लस आएगा, तो कैसे निकालेंगे H प्लस? बोलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ बोलो फर्स्ट एंटी लॉग ऑफ 3.2 कितने लोगों को समझा है? याद है ना? डेसिमल के पहले +1 -1, तो ये आ जाएगा H प्लस इज इक्वल्स टू कितना? 10 की पावर -3 0.2 का एंटी लॉग आई थिंक 1.5 समथिंग होगा, चेक कर 1.5 समथिंग। कम ऑन कितना है? 100। देखो ये मिस्टेक बच्चे कैसा करते हैं मैं आप तुमको बताता हूँ। ये बच्ची मुझे 0.2 का नहीं बता रही है, 0.02 का बता रही है। ध्यान से देख 0.2 का 1.5 समथिंग ही आएगा 101%। 1050 कितना रहा है? 1.585 बराबर ना? फिर से तूने वही मिस्टेक किया। ये काय मानुस लोग करे। अरे ऊपर जो लिखा है वो 0.02 है और नीचे जो लिखा है वो 0.20 है, जरा चेक करना। अरे कुछ समझ रहा है क्या? क्या ये बैच में इधर तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो गारंटेड चेहरा ही देख कर। ये कितने लोगों को समझा? हाँ समझा। जिनको समझा अच्छी बात, जिनको नहीं समझा वो तो और अच्छी बात। ये H प्लस का है। अब H प्लस कैसे निकालेंगे? तो कहाँ गया? H प्लस इज इक्वल्स टू बोलो 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 C अल्फा। तो C कितना दिया बेटा आपने? 2 into 10 - 2 इनटू ये कितना दिया है? इनटू 10 की पावर -3। तो ये आ गया 10 की पावर माइनस कितना है बेटा? 2 बचे 0 1 कैरी 2 8 का 16 17 3.170 5 10 3 3.170 into 10 की पावर -5। कितने लोगों को ये आया? नहीं कोई डाउट है तो क्या? एक निकाला समझा नहीं क्या बोल रही है? हाँ बोल। 2 बार कितना निकाला है? एंटी लॉक करते समय +-1 किया प्लस आया ना। सर हमको DOD निकालना है। बताओ तो फुकट ही एक समय
नंबर बाकी हो। हाँ ये डिवाइड और मजे ले रहे हो। हाँ हाँ आने दे आने दे। H plus is equals to क्या? C alpha. तो alpha is equals to क्या? H plus upon C. दिमाग में वही आ रहा था कि मेरा आंसर आ क्यों नहीं रहा है, आंसर कुछ दूसरा क्यों आ रहा है। H plus कितना है? 1.585 into 10 की पावर कितना? -3 upon C कितना है बेटा? -2 2 into 10 power -2 2 finger समझ गए? निकाल लेंगे सर। मेरे हिसाब से आएगा 0.07 आई थिंक सो। चेक करके देखो एक बार। 0.7925 into 10 की पावर -3। अच्छा नीचे हाँ 10 की पावर कहीं पे लिख के रख लो। वीक मोनो बेसिक एसिड बोला तो HA लेना है, वीक मोनो एसिडिक बेस बोला तो BOH लेना है। नहीं समझा? हाँ समझा BOH लिख ले बेटा। वीक मोनो बेसिक एसिड, उसके आगे लिखा HA। वीक मोनो एसिडिक बेस BOH, कैपिटल BOH। इसका मतलब समझ रही है, बेस का जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। बेस BOH, एसिड H। जल्दी करो पास। लगेगा वीक एसिड बोलो वीक क्या कर रहे अरे इसको दोनों लिख के दे वीक मोनो बेसिक एसिड एसिडिक बेसिक तो कहाँ से है समझ आया -1 करते हैं माइनस साइन है तो -2 माइनस यहाँ पे -3 ये चटिल डी चार्टिलियस प्रिंसिपल। अरे बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, मजा नहीं। भाई ने कल क्यों सर अभी ऑल द वेरी बेस्ट ना। क्या? अच्छा तुम लोग ये सेम चीज बंद है क्या रहेगा? बंद करने बालू चालू है सर कुछ खोलेंगे बोल आज इधर वैसे भी चाहिए था भाई। ध्यान दे बेटा, एवरीवन ध्यान देंगे इधर। ओ देखो, मान ले कि मेरे पास एक सर्कल स्फेरिकल पेंडुलम अब सुन मेरी बात। क्या बात?
ये रेस्ट पोजीशन, मतलब इसमें बिल्कुल भी कुछ तरीके का मूवमेंट नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ना बॉल रख दिया। क्या रख दिया? बॉल। अच्छा तू ज्यादा ध्यान से देखेगा तो ये बॉल किसमें है? बहुत यार ये बहुत स्लो चलेगा है, अपडेट चाहिए। अब तू मेरे को एक बात बता, अगर ये स्प्रिंग हिल नहीं रही और ये बॉल इधर पे रेस्ट में है, तो मैं अगर इसको उठा के यहाँ पे लेके जाऊँ तो क्या होगा? ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन मैं जैसे ही छोड़ दूंगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये अगर यहाँ पे लेके जाओ, जब तक यहाँ होल्ड करके रखा तब तक वही रहेगा, जैसे छोड़ा वो अपने आप नीचे आएगा। इसी को हम लोग लीच एटलेस प्रिंसिपल। अब जरा ध्यान से देख डेफिनेशन के फॉर्म। लीच एटलेस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ, ध्यान से सुने हो, इफ एनी रिएक्शन आर इन इक्विलिब्रियम एंड वी ट्राई टू चेंज देयर इक्विलिब्रियम by addition of any substances either reactant or product, या टेम्परेचर बढ़ा दो या कंसंट्रेशन बढ़ा दो या प्रेशर बढ़ा दो। मुझे एक बात बता, अगर प्रेशर जैसे मान ले A give you B, ये इक्विलिब्रियम में है? अरे हाँ यार। मान लो तुमने छेड़ दिया, तुमने B को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब। मान लो तुमने A को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब। इन ऐसे केसेस में it tries to undo this change, वो अपने आप उस चेंज को क्या कर देगा? undo कर देगा। मतलब तूने अगर A को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम हो गया चेंज, तो वो A को क्या कर देगा? कम कर देगा। इसी फिनोमेना को हम लोग लीच एटलेस प्रिंसिपल बोलते हैं। लीच एटलेस प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम में है और हमने उसके इक्विलिब्रियम को छेड़ा तो वो रिएक्शन किसी की परमिशन नहीं लेगा, वो अपने आप फिर से किसमें चला जाएगा? इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तुमने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? तो आप देखो ट्रेन ऐसे ऐसे चलती है, सीधा नहीं, इधर इधर इधर। कभी मूवमेंट अगर फील करोगे, मॉर्निंग में जाओ तो तुम देखोगे कि कभी तुम भीड़ से दूर जा रहे हो और कभी भीड़ तुम्हारे ऊपर आ रही है। हाँ, कभी नोटिस करके देखो, अगर तुम लोग स्पेशली लेडीज डब्बे में ये ज्यादा फील होता है, महिलाएं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जेंट्स करते हैं। हाँ, बता रहा हूँ नहीं किया। अच्छा मुझे मतलब क्यों ऐसा चलती है, ऐसा क्यों नहीं भागती? उसका रीजन है, देख जैसे ये ट्रैक और यहाँ पे व्हील है दोनों, अगर लोड इस पे ज्यादा आ रहा है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो हो सकता है ये पटरी बाहर आ जाए। अब वैसे केसेस में उसको पता रहता है, किसको? ड्राइवर को नहीं, सिस्टम को। तो सिस्टम क्या करता है, जैसे ही ट्रेन यहाँ की तरफ ज्यादा झुकेगी, कुछ ही सेकंड के बाद तो देखेगा यहाँ की तरफ झुकने लगेगी, तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में लेती है। मतलब वो लीच एटलेस प्रिंसिपल के फिनोमेना पे काम करती है कि अगर किसी साइड में तुमने ज्यादा दबाव क्रिएट किया तो उससे उसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब। तो वो अपने आप फिर से किस में लेके जाएगा गाड़ी को? इक्विलिब्रियम में। रेजोनेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीच एटलेस प्रिंसिपल। रेजोनेंस मतलब वो जो ट्रेन की पटरी से जो रेजोनेंस क्रिएट होता है ना, तुमने कभी देखा रहेगा ट्रैक के अंदर बाहर बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, तुमको लगता है वो लाइट के लिए लगे होते हैं, लाइट बीट नहीं रहता उसके अंदर। वहां से देखो ट्रैक से एक पट्टी उसके अंदर ज्वाइंट होती है, कभी नीचे देखो, तुम जाओगे ना कभी तो देखो, तो ये यहाँ से रेजोनेंस क्रिएट होता है और रेजोनेंस के थ्रू इस पोल में सिग्नल मिलता है और ये सिग्नल ट्रांसफर होता है जो जहाँ पे मेन लोग बैठे हैं, तो उनको पता चलता है कि इस ट्रैक पे अगर ये गाड़ी बहुत स्पीड से भाग रही है तो अगर इसका लेफ्ट और राइट, उनको पता चलता है कि कौन से इस ट्रैक पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है। तो अगर लेफ्ट पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है तो कुछ ही सेकंड के अंदर तू देखेगा राइट पे ज्यादा पड़ने लगता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसा कॉम्बो करके ट्रेन अपने आप जाता है। अपने को क्या, अपन घुस गए तो अपने को पता नहीं चलता है कि ये सब कुछ होता है, लेकिन ये फिनोमेना किस पे? लीच एटलेस होता है। लीच एटलेस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ एनी रिएक्शन आर इन इक्विलिब्रियम एंड वी ट्राइंग टू चेंज देयर इक्विलिब्रियम बाय एडिशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और चेंज इन टेंपरेचर प्रेशर, then system tries to undo those change। वो अपने आप उस चेंज को क्या कर लेगा? सॉरी undo कर लेगा। मतलब जैसे मैं तेरे को पूछूं, ध्यान दे इधर N2 प्लस क्या हो रहा है 3s2 रिवर्सिबल टू 2 अमोल, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? आंसर इज यस। मान लो तुमने N2 बढ़ा दिया, N2 तूने बढ़ाया तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो रिएक्शन उसको फिर से क्या करना चाहेगा? इक्विलिब्रियम। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा? N2 का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। और कम कैसे करेगा? ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को कौन से डायरेक्शन में भेज देगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा N2 का कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगा। मान लो तुमने छेड़ दिया, तुमने H2 बढ़ा दिया तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया।
अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो फिर से वो क्या करेगा, उसको कम करना चाहेगा, कम करने के लिए उसको कौन से डायरेक्शन में भेजेगा, फॉरवर्ड। लेकिन अगर मान लो तुमने अमोनिया ही डाल दिया, प्रोडक्ट ही डाल दिया, तो उसको कम करने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। ऐसे फिनोमेना को ली चैटलियस प्रिंसिपल बोलते हैं। हरी बात समझ में? तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई इक्विलिब्रियम में है और आपने उसके इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया तो वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका एक लाइव एग्जांपल तुम देखो, अगर पीछे वाली इससे बात कर रही तो ठीक, तो फिर इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर ये कोई सीरियस काम कर रही है और पीछे वाली बस इसको ऐसा कर तो उसने उसको मार के इसका इक्विलिब्रियम क्या किया, डिस्टर्ब, सीधा घूम के फाट करके जोर से वापस से बॉडी किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम। एक जोकिंग वाला एग्जांपल है बट ये फैक्ट है। कभी कोई सीरियस मैटर पे अगर कोई काम कर रहा हो, पीछे से किसी ने छेड़ दिया तो सिस्टम ट्राइज टू अंडू दी चेंज। तो अपने को ध्यान रखना है, लिखो मैं डेफिनेशन बताता हूँ। ली चैटलियस प्रिंसिपल, हर जगह पे इसका प्रिंसिपल यूज होता है, हर जगह पे। ध्यान रखना, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है ली चैटलियस प्रिंसिपल। खुद से लिखो, आप तो खुद से लिख सकते हो यार, थोड़ा जल्दी लिखो, फास्ट, टाइम नहीं। According to Lee Chatelier's principle, लिख दे रही, मैं देख रहा हूँ। According to Lee Chatelier's principle, if any reaction are in equilibrium, if any reactions are in equilibrium, if any reactions are in equilibrium, and we try to change their, and we try to change their equilibrium, we try to change their equilibrium by changing concentration, comma temperature, comma pressure and volume. उसके बाद वाला तो आता होगा, that system tries, लिखा, that concentration, temperature, pressure and volume. Then system tries to undo this change. उसी में बड़ा सा हेडिंग लगाओ, फैक्टर अफेक्टिंग ली चैटलियस प्रिंसिपल। फैक्टर अफेक्टिंग ली चैटलियस प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग ली चैटलियस प्रिंसिपल। काय काय नाव घेतलं तरी याची तो जिसकी मम्मी ने इसका नाम रखते समय क्या सोचा होगा, ली चैटलियस। किसी ने नाम रखा होगा तो उसने बोला होगा कुछ नहीं कर पाएगा तेरा बेटा। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग ली चैटलियस प्रिंसिपल। नंबर 1, अब ये सब नहीं लिखेंगे, देयर आर 4 फैक्टर व्हिच अफेक्ट द ली चैटलियस प्रिंसिपल। देयर इज पॉइंट नंबर 1, कंसंट्रेशन। Point number 1, concentration. Point number 2, it's pressure. Point number 3, temperature. Temperature. And point number 4, addition of inert material. Addition of inert material. उसमें लिखना A B करके, inert material में A B करके। A at constant volume. At constant volume and B at constant pressure. At constant pressure. चलिए 1 by 1 शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लगेंगे कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन। लगाओ फटाफट, सिर्फ ये करेंगे, उसके बाद करते हैं। ये बनाना है क्या? नहीं, हमें बना लिया, वो सबसे ना इजी एग्जांपल होता है, तुरंत एक अंडरस्टैंड होगा। चलिए, सबसे पहले बना रहे हो क्या? बनाओ ना। अरे वो लास्ट बेंच की थी, इससे बहुत हंसने लगी बेटा। ली चैटलियस प्रिंसिपल। सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें 3 केसेस बनेंगे। तो इसको घटाओ या बढ़ाओ, या इसको घटाओ या बढ़ाओ। तो केस नंबर 1, when concentration of
N2 क्या किया हमने, इंक्रीज किया। आओ जरा ध्यान से देखो, मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था और हमारे में खुजली थी, हमने और N2 डाल दिया। जैसे ही आपने N2 डाला तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो रिएक्शन को दिक्कत, तो रिएक्शन फिर से किस में आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसके पास एक ही रास्ता बचेगा, N2 को ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट करें, अमोनिया में, जो कि कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, सिर्फ हम एक ही लिखाएंगे आपको, बाकी उसके बाद हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे। व्हेन concentration of N2 increases, when concentration of N2 increases, as a result, equilibrium of reaction, as a result, equilibrium of the reaction क्या होगा बेटा, डिस्टर्ब होगा। क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो हम लोग ने लिखा when concentration of N2 increase, as a result equilibrium of reaction disturb, hence reaction tries to undo this change by moving reaction more towards which direction? More towards forward what direction। जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो होगा क्या, जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा होगा क्या, N2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम, और N2 का कंसंट्रेशन जैसे ही कम हो गया तो वापस से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये तो मेरा केस 1। केस 2 इसके लिए when concentration of H2 increase, then also equilibrium disturb and system tries to undo this change by forward direction। अब अगर इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, 3 केस और भी पॉसिबल है। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन कम करता तो सिस्टम इसको बढ़ाता, और सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी सिस्टम को कौन से डायरेक्शन में काम करना पड़ता, बैकवर्ड। समझ रही? और इसको अगर मैं कम करता तो फॉरवर्ड। समझा? सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड पे फोकस करो, बस तुमको इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं। कंसंट्रेशन, टेंपरेचर और प्रेशर में दिमाग लगाना होता है इधर। हाँ बोलो ना, बताओ। आप उस दिन बोल रहे थे इसमें मैंने छोड़ा नहीं, बच्चे तो कब से बोल रहे हैं छोड़ो नहीं, छोड़ो। देखो नहीं, इसको छुट्टी इसने इन्फॉर्म किया है, लेकिन इसका अगर टाइम लगेगा तो, और नहीं तो ये जाएगा फिर, इसलिए किधर जाने वाला? आप जितनी देर लो, हाँ? इसका अपॉइंटमेंट है। दादर ना, आधा घंटा रुक फिर। अरे 4:30 की अपॉइंटमेंट है। जा, छोड़ रहा हूँ, जा। या इसको बाद में लिखेंगे जैसा वो चॉइस इज योर्स। बच्ची को लिखना है। कोई चीज नहीं आ रहा है क्या?